नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और ये है आपका शहर आपका रिपोर्टर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भगवान श्री राम के नाम के साथ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ साई कैबिनेट रामलला के दर्शन करने पहुंची थी। राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ वासियों के बाद विष्णु कैबिनेट ने अयोध्या में भांचा राम के दर्शन किए, साथ ही बेर फल की टोकरी उपहार में दी। विष्णु भोग में चावल, कोसा वस्त्र भी भेंट किए हैं। ये वो बेर है जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट जो है, सरकार की कैबिनेट जो है वो गई थी लेकर अपने प्रदेश से। उसके बाद सरयू नदी पहुंचे, घाट में आरती की, पूजा की, हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर भी मत्था टेका। तो ये तस्वीरें बता रही हैं राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ वासियों के बाद विष्णु कैबिनेट ने अयोध्या में भांचा राम के दर्शन किए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत रामलला दर्शन योजना की घोषणा की। सत्ता में आने के बाद रामलला दर्शन योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। योजना के तहत हजारों की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या दर्शन करने आए। भक्तों का अयोध्या दर्शन करवाने के बाद राज्य सरकार के सभी मंत्री भांचा राम के आशीर्वाद लेने अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में खास बात यह भी है कि साय मंत्रिमंडल ने शिवरी नारायण से माता शबरी के बेर राम को समर्पित किए। बेर फल के अलावा और क्या क्या भगवान राम को समर्पित किया गया वो भी जान लीजिए। रामलला को भेंट, बेर फल की टोकरी, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा, सीताफल। और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं। और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। हालांकि विपक्ष का दायित्व निभा रही कांग्रेस ने साय मंत्रिमंडल की भक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की भक्ति कालनेमी के समान है और पूरी अयोध्या की यात्रा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बीजेपी की सरकार को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक साय सरकार चंदखुरी के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। वहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने राम वन गमन पथ के कार्य में भी रोक लगा दी है। साय कैबिनेट ने रामलला के दर्शन कर लिए और भगवान राम को उनके ननिहाल से लाई गई भेंट भी सौंप दी। लेकिन कांग्रेस की राजनीति अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर का ये मुद्दा आगे और कितना लंबा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो विष्णुदेव साय कैबिनेट ने अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लिए और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें हैं जान लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह, अयोध्या से जुड़े हैं सीधा। आदर्श, हमने देखा आज राममय माहौल नजर आया अयोध्या में। आज छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रीगण पहुंचे वहां पर, उन्होंने भगवान राम के आगे मत्था टेका, हनुमानगढ़ी गए। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिल रहा है उनका? देखिए, बिल्कुल विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और साथ ही साथ संगठन के लोग भी मौजूद थे। निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है उनका। एक और जहां यूपी और छत्तीसगढ़ का माना जाता है कि वो रिश्ता है, प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ करीब 10 वर्षों का समय अपने वनवास का उन्होंने वहाँ पर काटा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक रिश्ता भी है। और साथ ही साथ आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने तमाम साथियों के साथ प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर अयोध्या पहुँचे। उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और उसके ठीक बाद सरयू घाट और आसपास के जो घाट हैं, जो नए घाट डेवलप किए गए हैं, उनको देखा, उनको समझा, उनके सौंदर्य, उनकी भौतिकता को समझा और उसके बाद वापस होटल पहुंचे हैं। होटल पहुंचकर वो सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। माना जा रहा है कुछ ही क्षणों में वो वापस छत्तीसगढ़ के लिए अपने प्राइवेट विमान से रवाना हो जाएंगे। तो वापस छत्तीसगढ़ की रवानगी की तरफ है। लेकिन उनका जो ये दर्शन रहा है, तमाम साय कैबिनेट का जो ये दर्शन रहा है, उसने सियासत को भी गरमा दिया है। कांग्रेस पार्टी इसे बोल रही है कि ये बस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इस तरीके के बयान, इस तरीके के वाद पलटवार एक लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे, लेकिन अब ये सियासत फिर से गरमाती हुई दिख रही है। क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इसके? आदर्श, देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों को तो अयोध्या में लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने तमाम कैबिनेट के साथ आते रहे हैं। और ऐसे में ये मैसेज साफ तौर पर क्लियर है कि ये कोई पहला दौरा या पहली कोई चर्चा नहीं है। इससे पहले भी कई बार जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो उस दौरान भी विपक्ष ने हमला किया था। और आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस दौरान भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को इस यहाँ पर आने का न्योता भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस न्योते को स्वीकारा नहीं था।
यहाँ पर पहुंचे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति राम के नाम को लेकर जो हो रही है निश्चित तौर पर बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये दौरे आते हैं वहाँ के स्थानीय नेता भी इस बात की चर्चा करते हैं। बिल्कुल, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और खासकर पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंचती है रामलला के दर्शन करने। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 2 लोगों ने हवाई फायरिंग की है और इस फायरिंग की आशंका झारखंड के अमन गैंग के गुर्गों पर है। यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करता है और इस फायरिंग को लेकर कंपनी के लोग तो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन चश्मदीद इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। इस वारदात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। तो देखिए, ये जो है खुलेआम सरेआम फायरिंग की घटना रायपुर में देखी गई है, प्रदेश की राजधानी रायपुर में। और बताया जा रहा है कि पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर जो ये फायरिंग हुई है उसका जिम्मा जो है वो कहीं ना कहीं अमन गैंग लेती हुई नजर आ रही है। अमन गैंग वही गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करती आई है और अब एक बार फिर से उसका नाम सामने आ रहा है। ये हवाई फायरिंग देखी गई, बाइक सवार 2 लोगों ने हवाई फायरिंग की है और इस फायरिंग आशंका झारखंड के अमन गैंग के गुर्गों पर है। एक अभी फायरिंग की घटना अभी सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक फायरिंग की घटना होने से पहले अपराधियों को पकड़ा था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी इस मामले की तार में भी हम लोग जाएंगे। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, ऐसे अपराधियों की हम लोग पहचान भी करें। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर से। सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग की जानकारी मिल रही है, अमन गैंग का नाम भी सामने आ रहा है, और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी, क्या जानकारी है? 26 मई 2024 रायपुर पुलिस 4 लोगों को प्रस्तुत करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहती है कि ये लोग कोल कारोबारियों को निशाना बनाने की फिराक में आए थे, उन्हें मारने के लिए, धमकाने के लिए, लेवी वसूलने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही हमने इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया और पकड़ लिया। 26 मई के 1 हफ्ते बाद मेल आता है पत्रकारों के पास और वो मेल आता है कि भले ही आप लोगों ने 4 लोगों को पकड़ लिया है, षड्यंत्र कर रहे हैं, हम अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे, हम वापस लौटेंगे। और आज 13 जुलाई में आ जाइए, आज आखिरकार अमन साहू गैंग के 2 शूटरों ने शूटिंग करने में सफलता पा ली है। पीआरए ग्रुप जो है प्रहलाद राय अग्रवाल का ग्रुप है और उसी के बाहर फायरिंग की गई है। दोनों लोगों ने रेकी की है कुछ दिन पहले और फिर रेकी करने के बाद उन्होंने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। मकसद है साफ तौर पर डराना, धमकाना। पिछले संदर्भ में जो 26 तारीख की बात थी उसमें किसी का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन आज स्पष्ट रूप से नाम सामने आ गया कि आखिर कौन लोग थे वो टारगेट थे। राजधानी की जो पुलिस है उसके कान खड़े हो गए हैं, बड़े ही शातिराना ढंग से इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। अभी ताजा जो फुटेज आया वो भी हमने विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखा दिया है, क्योंकि विस्तार न्यूज सबसे सटीक जानकारी देने में विश्वास रखता है। तस्वीरें, इस तरीके की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर से मिल रही है। जांजगीर में डायरिया का प्रकोप अभी भी जारी है। अब तक 70 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। डायरिया के 30 नए मरीज मिले हैं और बलौदा के अस्पताल में भर्ती हैं 24 लोग। आंकड़े गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं, बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं दिन ब दिन। जिला अस्पताल में भी भर्ती है मरीज और स्वास्थ्य अमला रोज पहुंचता है गांव, रोज जायजा लेता है, रोज समीक्षा करता है, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति कुछ ऐसी है। पीएचई विभाग की टीम ने लिया पानी का सैंपल और बलौदा अस्पताल में बनाया गया है डायरिया के लिए एक खास वार्ड। तो देखिए, जांजगीर से यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। आए दिन की यही तस्वीर है। डायरिया का प्रकोप वहां पर आज भी जारी है। अब तक 70 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। डायरिया के 30 नए मरीज मिले हैं और बलौदा के अस्पताल में 24 लोग भर्ती हैं। जिला अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मरीजों को भर्ती कराया गया है और स्वास्थ्य अमला रोज पहुंच रहा है, गांव का जायजा ले रहा है। ऐसे में पीएचई विभाग की टीम ने पानी का सैंपल भी लिया है। कहीं ना कहीं पानी की गुणवत्ता ही रीजन बताई जाती है डायरिया जैसी बीमारी के पीछे, और बलौदा अस्पताल में डायरिया को लेकर एक वार्ड भी बना दिया है, क्योंकि आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रकाश साहू जांजगीर से। सीधा उनका रुख करूंगी। प्रकाश, अब ये आलम आम हो गया है जांजगीर की अगर मैं बात करूं तो क्यों रोज ये आंकड़े डायरिया मरीजों के बढ़ते ही जा रहे हैं? हालात पर प्रशासन की कितनी नजर है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये जानकारी प्रशासन को मिली है उसके बाद जैसे इस मामले की कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज 30 मरीज मिले हैं और इसके आज करके 70 जो डायरिया के मरीज नए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की बड़ी चूक है, क्योंकि शाम को अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला जाता तो जरूर है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे वापस लौट आते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि रात में भी वहां पर स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाए और लोगों की इलाज करे, क्योंकि दिन में तो मरीज नहीं मिलते लेकिन रात होते ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। और ये जो मामला है, आज 30 मरीज मिले हैं तो कहीं ना कहीं 70 मरीज जो है, अब 70 से ज्यादा मरीज अब तक मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हड़कंप है और गांव के जो लोग हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देख रहे हैं कि आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये पूरे के पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, विपक्ष के संविधान बचाओ के नारे को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच केंद्र ने आपातकाल के मुद्दे को अपना हथियार बनाया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में 25 जून के दिन संविधान को कैसे कुचला गया था, जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ये दिन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का दिन है, जो उनके विराट योगदान का स्मरण कराता है कि कैसे उन्होंने आपातकाल की विभीषिका को झेला था। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही संविधान की लड़ाई के तौर पर लड़ा गया है, उसी बीच अब ये केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। संविधान बचाओ के नारे के बीच अब संविधान का काला दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। उनका रुख कर लेती हूं। खोमन, संविधान हत्या दिवस, ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है भारत के इतिहास में। हमने देखा है इस बार का चुनाव संविधान की लड़ाई थी, अब जो घोषणा हो गई है, सियासी वार पलटवार का जो दौर चल पड़ा है, क्या है सरकार और विपक्ष के तर्क उस पर? देखिए, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि जो विपक्ष है वो लगातार संविधान बदलने को लेकर एक मुद्दा बनाकर सामने आया था, इसको लेकर कई तरह की सियासत भी देखने को मिली थी अंजलि। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी हर साल। आपने पिछले दिनों देखा था जब 25 जून को पूरे देश में कार्यक्रम कराया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर। राजधानी रायपुर की बात करूं तो सीएम विष्णुदेव साय के हाउस में ही मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया था और एक तरीके से संदेश देने का प्रयास किया गया था। जो 25 जून को आपातकाल लगाया था उसको देश के आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है, ताकि कोई इस तरीके की जो घटना को अंजाम ना दे सके। इस तरीके के जो आपातकाल है वो लगा ना सके और कितनी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ये बताने का प्रयास कहीं ना कहीं ने मीसा बंदी हो या ऐसे तमाम तबके उनकी वकालत हमेशा से ही की है। तो वो नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया था चुनावों के बीच कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, उसका जवाब अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार देना चाहती है। अब बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबर के साथ आपका रुख करूंगी। अगली खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी ने आगामी 2 महीनों की कार्य योजना को तैयार कर लिया है। 10 जुलाई को हुई कार्य समिति की बैठक के बाद अब लगातार कई बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होने वाला है। तो देखिए, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाए जाएंगे। और 5 सितंबर को गुरुजनों सम्मान कार्यक्रम होगा। उसके बाद 16 और 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा और 29 सितंबर को बूथ कमेटी के माध्यम से जनमानस तक मोदी के मन की बात को पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। लगातार बने हुए मेरे साथ। खोमन, कार्य योजना की बैठक और बीजेपी अगले 3 महीने तक के लिए तैयार है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से कार्यक्रम तो एक ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय का चुनाव होना है
अंजलि, उसकी तैयारी में बीजेपी लगी है। और यही कारण है, चाहे सेगवा पखवाड़ा की बात हो, मंडल समिति की बैठक हो या अन्य तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है, वो आम जनता से सीधे जुड़े। 6 महीने के जो सरकार के कामकाज है, केंद्र सरकार की जो 10 साल के कामकाज है, उनको जनता के बीच लेकर जाए, ताकि एक जो पॉजिटिव वेव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। और यही कारण है कि तमाम जो सेवा पखवाड़ा, जो 2 महीने का जो पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, और यही कारण है कि पिछले दिनों जो कार्य समिति बैठक हुई थी, तमाम मंडल अध्यक्ष, तमाम प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक घर में जाने वाली है, आम जनता को बताने वाली है कि सरकार ने ये काम किया है और इसी के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। तो एक तरीके से पीआर का काम बीजेपी करना चाहती है, इसी की ये कार्य योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका। बिलासपुर में प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला है। बिलासपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर चला है। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 18 दुकानें तोड़ी गई हैं और 2 दुकानों को सील किया गया है। शनिचरी क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि 2 दिन से लगातार बुलडोजर एक्शन पर कर रहा है नगर निगम। अतिक्रमण दस्ता जो है वो इस पर एक्शन ले रहा है और ये ताजा खबर बिलासपुर से निकलकर सामने आ रही है। बिलासपुर में प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला है और बिलासपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर चला है। और चला किस पर है? अवैध अतिक्रमण पर चला है। अवैध अतिक्रमण पर चलने वाला बुलडोजर बिलासपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जिसमें 18 दुकानें तोड़ी गई हैं और 2 दुकानों को सील किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आशीष, सीधा उनका रुख करूंगी। आशीष, क्या इन दुकानों पर आरोप थे? ये अवैध निर्माण के तहत बनाई गई थी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बिलासपुर में और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर का जो अभियान है वो चल रहा है। कारण चाहे जो भी हो, अवैध अतिक्रमण हो या हत्या से जुड़ा मामला हो, हत्यारों के यहाँ भी कार्रवाई हुई है, वो भी अवैध अतिक्रमण में काबिज थे। तीसरी जो बात है बिलासपुर की बात मैं बताता हूँ कि बिलासपुर का जो इलाका है वो बहुत ही सघन बस्तियों वाला है और बहुत सकरी सकरी गलियां हैं, सकरे सकरे रास्ते हैं। प्रशासन का अभियान है कि उन सड़कों को अब चौड़ा किया जाए, जहां पे अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाए जाएं और लोगों की राह आसान की जाए। इसी कड़ी में जो है नगर निगम लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। जो कार्रवाई सनिचरी में हुई है वो यही है कि एक तो जो वो सब्जी मंडी है, जहां आप तस्वीर जो वीडियो में आप देख रहे होंगे, वो बिल्कुल जो है सघन आबादी के बीच वो सब्जी मंडी बसी हुई है और एक अवैध अतिक्रमण की उनको शिफ्ट करें अपन तिफरा में, तो वो सब्जी मंडी वाले तिफरा में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि तिफरा शहर से दूर है। लेकिन उसके आड़ में जो है लोगों ने अगल बगल सड़कों पर कब्जा कर रखा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो और कुछ भी लोग हो, जो ऐसी दुकानें जो अवैध अतिक्रमण का शिकार है। तो जैसे ही निर्देश मिलते हैं शासन के या नगर निगम कार्रवाई तमाम वजहों को देखते हुए हो रही है, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये कहीं ना कहीं जनता की आवाजाही में जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि कब्जा कर लिया है, सड़क जो है वो बहुत ही ज्यादा पतली कर दी गई है, इसीलिए की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जशपुर से मिल रही है। जशपुर में इन दिनों हाथी मौसम बदलने का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल यहां 5 हाथियों का एक दल पहुंचा है, जिनका मस्ती करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, पर इनकी मस्ती किसानों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दूं, हाथियों ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हाथियों के दल की आमद की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव है, जो इनके मूवमेंट पर नजर रख रही है। साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। एक तरफ है बायोडाइवर्सिटी की, पर्यावरण की खूबसूरत तस्वीर, तो दूसरी तरफ इससे पैदा होने वाली परेशानियों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। किसानों को इससे फसलों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हाथी जो है जमकर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो ताजा घटना निकलकर सामने आई है जशपुर से है। जशपुर में हाथी जो है वो मौसम बदलने का, मॉनसून के आने का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरीके से भारी संख्या में हाथियों का दल वहां पहुंचा हुआ है। 5 हाथी पहुंचे हुए हैं, जिनका मस्ती करते हुए ये वीडियो निकलकर सामने आया है, लेकिन इनकी मस्ती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आफत बन गई है किसानों के लिए हाथियों की ये मौज मस्ती। हाथियों ने धान की फसल को नुकसान
नुकसान पहुंचाया है और हाथियों के दल की आमद की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव है, जो इनके मूवमेंट पर नजर रख रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह जशपुर से। सीधा उनका रुख कर लेती हूं। कुंदन, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? वन विभाग का क्या एक्शन देखा जा रहा है इस पर? जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हाथी का जो दल है, ये लगातार पिछले कई महीनों से जशपुर के अलग अलग इलाकों में दहशत फैलाया हुआ है। ग्रामीण काफी परेशान है। हाथी उनके पूरे फसलों को बर्बाद कर दे रहा है। वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जंगल की ओर ना जाएं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है और जशपुर एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे लोग जो जंगली मशरूम होता है उसके लिए लगातार जंगल में जा रहे हैं। वन विभाग लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जंगलों में ना जाएं, हाथी से कभी भी कोई घटना हो सकती है। बहरहाल अब इसमें देखना होगा कि वन विभाग लोगों को कब तक समझा पाता है, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, जल्दी समझना नहीं चाहते हैं वन विभाग की बात को। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की मान्यता पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भेजा है नोटिस। रोहित शर्मा, अल्लू अर्जुन को नोटिस भेजा गया है। बड़े लोगों के नाम इसमें जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल को लेकर भेजा है कानूनी नोटिस। रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में खुले हैं ये स्कूल और सीबीएसई की मान्यता नहीं होने को लेकर ये लीगल नोटिस भेजा गया है। स्कूल कराता है सीबीएसई की मान्यता होने का प्रचार और स्कूल के 2 ब्रांच को ही मिली है सीबीएसई की मान्यता। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कहीं ना कहीं उसकी मान्यता को लेकर अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और इसके सिलसिले में कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। और भेजा किसको है? रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन को नोटिस भेजा गया है। मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन और फेमस क्रिकेटर रोहित शर्मा, क्योंकि ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसको लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर, इसीलिए इनको भी लीगल नोटिस मिलता हुआ दिख रहा है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में खुले हैं स्कूल और सीबीएसई की मान्यता नहीं होने को लेकर भेजा गया है ये नोटिस। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, जो दिक्कत निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि सीबीएसई की मान्यता ही नहीं है स्कूल को। उसको लेकर नोटिस भेज दिया गया है, लीगल नोटिस भेजा गया है और स्कूल कराता है सीबीएसई की मान्यता होने का प्रचार, जबकि है ही नहीं मान्यता। यह आरोप लगाया है कांग्रेस प्रवक्ता ने। स्कूल के 2 ब्रांच को ही मिली है सीबीएसई की मान्यता, पूरी सभी ब्रांचेस को नहीं मिली है, यह आरोप भी लग रहा है। एक लीगल नोटिस जो है वो भेज दिया गया है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल को और साथ ही साथ इस लीगल नोटिस में रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन का भी नाम है, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्स श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन को भेजा है नोटिस। इसमें भी ये नाम, इन दोनों के नाम भी शामिल है और टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए इनके नाम शामिल है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ये स्कूल खुले हैं, लेकिन सीबीएसई की मान्यता नहीं होने को लेकर ये लीगल नोटिस भेजा है। जबकि जो प्रचार प्रसार करवाया जाता है, जो एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि सीबीएसई की मान्यता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मान्यता है, लेकिन आरोप है कि स्कूल के 2 ब्रांच को ही मिली है सीबीएसई की मान्यता। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण भारत फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसी को लेकर श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का मुख्यालय में, मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में है। क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन इस स्कूल के एडवर्टीजमेंट्स में दिखाई देते हैं, विज्ञापन करते हुए नजर आते हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जहां सीबीएसई की अब मान्यता ही नहीं है, इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब इनको जो है नोटिस थमा दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग। रायपुर से सीधा उनका रुख कर लेती हूं। नितेश, क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल अब विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है। देखिए अंजलि, कुछ दिन पहले भी एनएसयूआई की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस नेता विकास तिवारी की बात कर लीजिए, केपीएस स्कूल के मैटर में जिन्होंने बहुत सारे तमाम इशूज़ को उठाया था और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, अब जमानत पर ये बाहर आए। एक बार फिर विकास तिवारी ने
मुद्दा उठाया है श्री चैतन्य स्कूल का। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट की बात हो तो नियामकों की बात की जाए तो कुछ समय पहले परिवर्तन हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण की बात की जाए उसमें भी परिवर्तन हुआ था कि जो प्रचार कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को देखकर प्रचार करें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इसी चीज का विकास तिवारी ने एज लेते हुए रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन, जो कि साउथ के बहुत बड़े सितारे हैं और सबको ही जानते हैं, रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान हैं, इन दोनों को नोटिस भेजा है कि सीबीएसई की मान्यता नहीं है, फिर भी सीबीएसई की मान्यता के नाम पर इस स्कूल को प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, जबकि इसकी मान्यता क्या है, छत्तीसगढ़ के अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मान्यता है। तो यही सब कुछ चल रहा है और 2 करोड़ से ज्यादा की 2.5 करोड़ की बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े विवाद में फंसता हुआ नजर आ रहा है अब श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से बलात्कार के बहुचर्चित झलियामारी कांड के 10 साल बाद आज भी जिले के छात्रावासों में पढ़ रही बालिकाओं की सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। जिले में एक बार फिर कन्या आवासीय विद्यालय के छात्रावास की एक छात्रा के गर्भवती होने की घटना सामने आई है। मामला उजागर न हो इसलिए अधीक्षिका ने छात्रा को घर भेज दिया है, जहां उसका गर्भपात करा दिया गया। पूरे मामले में अधीक्षिका ने न तो विभाग को सूचना दी और न ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसकी वजह से आरोपी की भी पहचान नहीं हो पाई है। मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शुक्रवार को विधायक विक्रम उसेंडी से की। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और इस झकझोर देने वाली घटना को लेकर अब तक पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और ग्रामीणों ने पूरे मामले में छात्रावास अधीक्षिका की लापरवाही को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। कल मैं क्षेत्र के दौरे में बांदे में गया था, तो बांदे में वहाँ के ग्रामीणों ने आकर के शिकायत की वहाँ पर कन्या आवासीय विद्यालय में इस प्रकार से हुआ है, जिसपे कार्रवाई नहीं हुआ है। इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त, उन्होंने आवेदन मुझे दिया। आवेदन देने के बाद मैंने इस पूरे मामले को मैं कलेक्टर से चर्चा कर कलेक्टर को मैंने कहा है कि उसकी जाँच करवाएं, दोषी हो तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर कमल खिला है। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के धीरन शाह इनवाती को शिकस्त दी है। शाह ने इनवाती को 3000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद एक और जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरें कुछ इस तरीके की निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत गई और कांग्रेस के हाथ हार लगी है। ऐसे में कांग्रेस में मंथन जारी है, तो वहीं जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हो रहा है। और आपको देखिए, जीत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं और फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कहना है वो भी सुनवाएंगे। आता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। स्वाभाविक है कि चुनाव में गुणवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से किए। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, ये तो आपने सुना कि नतीजों के बाद पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, लेकिन आपको बता देते हैं जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कमलेश शाह है, आइए हम जानते हैं कि विजय को लेकर क्या उनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा
और आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में, उसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग किया। जीत का अंतर थोड़ा कम रह गया, उसको लेकर क्या कहें? मेहनत किया है, हर कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत किया है, जीत तो जीत होती है। ये थे कमलेश शाह, जिन्होंने बताया कि जीत तो जीत होती है, अंतर कम ज्यादा हो। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। और देखिए इस खबर पर और मायने जान लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से। लगातार उन्होंने सुबह से ही नज़र बनाई रखी थी और अभी अभी कमलेश शाह से बातचीत भी सुनवाई उनकी हमने आपको। तो देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे अब जग जाहिर है मुकेश। मेहनत दोनों ही पार्टियों ने की और नतीजों के बाद तस्वीर दो तरह की दिखी है, एक और जश्न, दूसरी और मंथन। इन नतीजों के बाद अब क्या मायने इन तस्वीरों के मुकेश? देखिए अंजलि, मैं बताना कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी को मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि जीत का अंतर काफी कम रह गया है। क्योंकि सीएम मोहन यादव यहाँ पे लगातार दौरे कर रहे थे, साथ में उनके 35 जो बड़े नेता थे उन्होंने भी यहाँ पर दौरे किए हैं। वो कांग्रेस ने भी जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे डेरा डाले हुए थे, उन्होंने भी काफी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं जीत भाजपा की हुई है। भाजपा की जीत 16 साल बाद हुई है, क्योंकि 16 साल पहले ही कांग्रेस में जब कमलेश शाह थे उन्होंने भाजपा को हराया था। उसके बाद से लगातार 3 बार वो चुन के आए थे, भाजपा से कांग्रेस से प्रत्याशी बन के लड़े थे, 3 बार जीतती बात। इस बार उन्होंने भाजपा में शामिल हुए और भाजपा को जीत दिलाई है कमलनाथ के गढ़ अमरवाड़ा में। बिल्कुल मुकेश, पिछली बार जीत जो है वो कांग्रेस से कमलेश शाह की हुई थी, लेकिन इस बार जीत बीजेपी से कमलेश शाह की हुई है। ऐसे में सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, तमाम ये सियासी हलचल तेज है। लेकिन एक बात तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां से अमरवाड़ा से जीत चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होने जा रही है, जिसके लिए मोहन सरकार ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके तहत अब सीएम लगातार निवेशकों से मिल रहे हैं और अगले साल होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम ने आज मुंबई में इंटरैक्टिव सेशन में संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग और 1-to-1 चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल है। यही कारण है कि एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ और माइनिंग जैसे सभी सेक्टर्स में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो देखिए ये इन्वेस्टर्स का ज़माना, ये इन्वेस्टमेंट का ज़माना है और ऐसे में मोहन सरकार चाहती है विकास इन्वेस्टमेंट के जरिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला, उनका रुख कर लेती हूँ। अंचल, प्रदेश में निवेश बढ़ाने का मोर्चा खुद सीएम ने संभाल लिया है। आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में ज़्यादातर निवेश देखा जाएगा? अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात की, उन्होंने राउंड टेबल पर चर्चा की, 1-to-1 चर्चा हुई सब लोगों से और सबको ऑफर दिया है कि मध्य प्रदेश जो है वो बहुत अनुकूल है, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, माइनिंग के क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में, किसी भी मामले में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश बहुत अनुकूल है। और इसलिए उन्होंने 2025 जो आने वाला वर्ष है, जिसमें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है मध्य प्रदेश में फरवरी माह में, तो उसको उद्योग वर्ष घोषित किया है। और ये अच्छी बात है, एक लक्ष्य लेकर जब सरकार चलती है तभी वो पूरा हो पाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी इसके लिए कई तरीके के प्रयास हुए हैं, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो कारोबारियों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में लगाने का आमंत्रण उन्हें दे रहे हैं और उन्होंने घोषित भी कर दिया है 2025 जो है उद्योग वर्ष के रूप में घोषित भी कर दिया है। तो ये लग रहा है कि इस बार इनका जो हौसला है वो
कहीं ना कहीं बुलंद है और वो चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योग आए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कर्जा लिया और इस बार का जो बजट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है हमने जो भी खर्चे किए हैं वो हमने पूंजीगत खर्चे किए हैं, मतलब उसका रिटर्न हमें कहीं ना कहीं आएगा और जीडीपी भी बढ़ी है। और अगले एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ, माइनिंग सेक्टर्स, इन सब का जिक्र किया है अपने बयान में, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिर कौन से वो क्षेत्र नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर निवेश देखा जा सकता है? देखिए अंजलि, माइनिंग की बहुत संभावना है मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में माइनिंग का अपार भंडार है और उस पर जरूर काम किया जाएगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट भी, चाहे वो बदवार की बात करें जो कि रीवा जिले में लगा हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हैं और सारी सुविधाएं भी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो उद्योगपतियों को देने की बात कर रही है। आप देखिए कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सिंगरौली की बात कर लें आप, शहडोल की बात कर लें, उमरिया की बात कर लें जहां पर कोयला है और अथाह मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स हैं, तो निश्चित रूप से इस दिशा पे विशेष फोकस रहने वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। देखिए लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं तो वो सारे बड़े अस्पताल, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं अंचल, और कहीं ना कहीं लक्ष्य बड़ा है, तो ऐसे में सरकार की तैयारी भी बड़ी नजर आ रही है और इतने महीनों पहले से ही तैयारी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए जैसा कि हम अमरवाड़ा वाली खबर में आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि कांग्रेस में मंथन का दौर चल पड़ा है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि एमपी कांग्रेस के दिग्गज करेंगे फिर से मंथन। कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति की होगी बैठक। 20 जुलाई को आयोजित होगी ये बैठक जिसमें जीतू पटवारी की अध्यक्षता होगी। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव के अलावा अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। तमाम दिग्गजों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बैठक में आगामी 3 महीनों का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर दिग्गज नेताओं के दौरे की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज ही अमरवाड़ा के नतीजे आए हैं और उसके बाद ये बड़ी अपडेट कि एमपी कांग्रेस के दिग्गज अब मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। आपको बता दूं कि 20 जुलाई को ये बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करेंगे। साथ ही साथ खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा वो तमाम बड़े नेता दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव के अलावा अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हार पर मंथन किया जाना है क्योंकि लगातार बैक टू बैक, फिर चाहे मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में जो हुए थे पिछले साल या फिर इस साल हुए लोकसभा चुनाव की, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं प्रदेश से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है मंथन का तरीका। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। सीधा उनका रुख कर लेती हूं। विवेक, हर चुनाव के नतीजे कांग्रेस को मंथन करने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो अब ये जानकारी, ये जो समिति की बैठक है, इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए पिछले दिनों फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भोपाल में थी और सभी विधानसभा के और लोकसभा के प्रत्याशियों से बातचीत की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाई कमान यानी कि एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी है और पिछले दिनों जीतू पटवारी दिल्ली में थे। तो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के आधार पर जीतू पटवारी को कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, क्योंकि आने वाले 4.5 साल में कांग्रेस फिर से रिफॉर्म होकर जनता के मुद्दे को उठा सके। कांग्रेस में क्या क्या कमियाँ रहीं, क्योंकि जीतू पटवारी अक्सर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस में हार्ट की बीमारी का इलाज करना जरूरी है। और ये पिछले दिनों कह चुके हैं कि बीमारी डायग्नोस हो चुकी है, यानी कि बीमारी का पता चल गया है। तो अब ऐसे में 20 तारीख को एक बैठक होगी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की। इस बैठक में तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर कांग्रेस को कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कुछ बड़े सुझाव भी दिए हैं कि कांग्रेस में एकजुटता का जहाँ तक सवाल आता रहा कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है विपक्ष को घेरने का, सरकार को घेरने का, उस वक्त विपक्ष काफी कमजोर होता है। कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन देखा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी खुद पहुंची थी, इतना ज्यादा मंथन का दौर चला कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी अमरवाड़ा के इस तरीके के नतीजे आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए खबर ग्वालियर से है, जहां अपनी विधानसभा में पहुंचे बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने ही अंदाज में नजर आए। आज मंत्री जी जन सुनवाई
सुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे और इस दौरान बारिश होने लगी। भाई मौसम की मार है, मौसम को कौन रोक सकता है, लेकिन बारिश के बीच ही मंत्री जी भीगते रहे और जन सुनवाई करते रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पिछले कुछ समय से वो जनता को समय नहीं दे पा रहे थे, यही वजह है कि वो बरसते पानी में भी लोगों की समस्याएं सुनते रहे। ये जन सुनवाई में हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का ये साफ मंशा है कि हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सोच था, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, परेशानी के समय हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रहे। ये दायित्व तो मेरा है, वो मैं निर्वहन कर रहा हूँ। सहयोगी अनिल गौर जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनका रुख कर लेती हूँ। अनिल, मंत्री जी प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला है, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे थे, किन शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अंजलि, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमेशा वो लोगों के बीच रहते हैं, अपनी विधानसभा के जो लोग हैं उनके बीच रहते हैं और जन समस्याओं को सुनते भी हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से भारी व्यस्तता के चलते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस ग्वालियर में नहीं रह पाए हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाद तमाम जो भोपाल के अलावा दिल्ली में जो बैठकें थी उनमें लगातार वो शामिल होते रहे। यही कारण है कि वो अपनी विधानसभा के साथ साथ पूरे ग्वालियर वासियों को समय नहीं दे पाए। यही कारण है कि आज वो यहाँ पर थे और उन्होंने एक शिविर भी लगाया, जहाँ पर जो आम लोग हैं वहाँ पर पहुंचे, जो उनकी समस्या थी उनको सुना और मौके पर निराकरण किया। उस दौरान बारिश भी हुई, तो बारिश में वो लगातार भीगते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने जन समस्या जो लोगों की जो सुन रहे थे उसको खत्म नहीं किया, बल्कि लगातार वो बारिश के बीच आम लोगों की समस्याओं को सुनते रहे। यही कारण है कि ऊर्जा मंत्री का ये अलग अंदाज हमेशा देखा जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऊर्जा मंत्री चाहे नहीं फिरने दिया है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। ये भी बड़ी बात है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, सबलगढ़ से। सबलगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, तो कहीं स्कूल के अतिरिक्त कक्ष भैंस की आरामगाह बन गए हैं। स्कूल से बच्चे लापता तो शिक्षक भी नदारद हैं। मुरैना जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों और इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, मुरैना जिले के सबलगढ़ से सामने आई हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था का जो माहौल उड़ाया जा रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ऊपर दीवार पर लिखा है शासकीय प्राथमिक शाला खिरकरी, और ये कभी स्कूल का अतिरिक्त कक्ष रहा होगा, लेकिन इन दिनों ये भैंस बांधने के काम आ रहा है। आलम यह है कि सालों पहले बने और अब खंडहर हो चले स्कूल में बच्चे बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल की समस्या जो क्या है, बिल्डिंग फैली रही है, सभी डैमेज है। एक तो 1 साल पहले गिर गई है वो बास साइड की, और जी है जी डैमेज रही है। यहाँ जैसे स्कूल नहीं, जी बच्चों की वजह से नहीं लग रहा है, गिर जाएंगे तो कुछ हादसा हो जाएगा। जो ये वो है क्या नाम है, इधर सरकारी हॉस्पिटल सा बना है उसमें लगा रहे हैं। जब विस्तार न्यूज की टीम सबलगढ़ क्षेत्र के 3 स्कूलों में पहुंची तो हालात देखकर बस यही लगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। बच्चों और शिक्षकों के पढ़ने और पढ़ाने को लेकर दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरकारी में 152 में से 18 छात्र उपस्थित थे, तो चौंकाने वाली बात यह है कि 130 से ज्यादा बच्चे स्कूल से गायब थे। 3 शिक्षक भी स्कूल से लापता मिले। दूसरे स्कूल की बात करें तो ये खेरा डिगवार का मिडिल स्कूल है, जहां 123 में से सिर्फ 23 बच्चे स्कूल में मिले, बाकी लापता हैं। वहीं रामगढ़ में तो छात्र खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी PL शर्मा से जब इन हालातों के बारे में जानने की कोशिश की गई तो वो भी पुराना और घिसा पिटा जवाब देते हुए ही मिले। सुन लीजिए शिक्षा अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। शिक्षकों की अनुपस्थित रहना उसकी मेरे संज्ञान में आया। मैं उनके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो बिल्कुल करूँगा। छात्रों की उपस्थिति के संबंध में वैसे तो एक रजिस्टर, एक अभियान चलाया जाएगा। अभी एडमिशन चल रहे हैं और घर संपर्क कराया जाएगा जिससे छात्रों की सभी स्कूलों में 11% बच्चे अभी उपस्थित हैं, जबकि गवर्नमेंट के अनुसार 50% 11%। उपस्थिति संतोषजनक नहीं है, उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास किए जाए। इन तस्वीरों, इन हालातों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि शिक्षा को लेकर क्या आलम है। दीवारों के जरिए सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा
बड़े बड़े अक्षरों में जनता तक पहुंचाया गया। कुछ नहीं पहुंचा तो वो है शिक्षा और उसकी व्यवस्था। उम्मीद है विस्तार न्यूज के इस मुद्दे को उठाने के बाद, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद हालात जरूर बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सब पढ़े सब बड़े के बावजूद सबलगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीरें। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोज, मेरे सहयोगी। मनोज, आज़ादी के इतने साल बाद भी शिक्षा से जुड़े तमाम अभियानों के इतने प्रयासों के बाद भी इस तरीके की तस्वीर जब निकलकर सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो पूरा सिस्टम है, क्योंकि जो योजना है जो ऊपर सरकार की चलती है वो यहाँ अधिकारी उसको बंदरबांट कर लेते, सिर्फ कागजों में रह जाती है। जब से जिले में शिक्षा की पड़ताल के लिए जब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची तो आप देखकर ही हैरान होंगे कि जहाँ जहाँ स्कूल थे उसमें पशु बंधे हुए थे, भैंसें बंधी हुई थी और वो अतिरिक्त कक्ष था जो 8 साल पहले ही बनाया गया था लेकिन क्षतिग्रस्त हो गया। अब आप बताएं कि जो 8 साल में ही अगर जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो किस तरीके से उसमें कार्य किया गया होगा। अधिकारी और जो कर्मचारी और ठेकेदारों की मिली भगत से जो भी जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी भुगतान जो है ग्रामीणों के बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है, ग्रामीणों को बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। और सबसे बड़ा आलम तो ये है कि 152 में से 18 बच्चे उपस्थित हैं, 123 में से 23 बच्चे उपस्थित हैं। बच्चों की जो उपस्थिति है वो नगण्य, शिक्षक भी अनुपस्थित मिले। एक शिक्षक तो बनियान और पैंट पहने हुए हाथ में जग लिए हुए वहाँ बैठा हुआ था और पेड़ के नीचे भी जो रामगढ़ था वहाँ पेड़ के नीचे भी बच्चे पढ़ रहे थे। खिरकारी में भैंस बंधी हुई थी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया गया था गांव की जो सुरक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उसमें विद्यालय लग रहा है। कई महीनों से वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंची। वहाँ बच्चे जो 152 में थे 23 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। मात्र 23 बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी भेंट चढ़ गया, इनकी भेंट चढ़ गया विद्यालय की या ग्रामीणों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। वहाँ कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंच रहा, वहाँ विद्यालय के बच्चे बैठ रहे हैं और बिल्डिंग पूरी जर्जर है। बिल्कुल, तो शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम, फिर चाहे मैं बात करूं हेल्थ व्यवस्था की या इन तमाम व्यवस्थाओं की, सबकी कहीं ना कहीं इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती है अपने आप में। आजादी के इतने साल हो चुके हैं, सब पढ़े सब बड़े, सरकार अभियान तो चलाती है लेकिन आखिर उसकी ग्राउंड की सच्चाई क्या है वो कोशिश करी है विस्तार न्यूज ने आप तक पहुंचाने की। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, आप बने रहिएगा विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।